आपको नहीं पता आपके बगल में एक कहानी साथ साथ चल रही है। आपको पता नहीं चलेगा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर कब स्टोरी टेलर बन गया और एक अच्छा स्टोरी टेलर कब कम्युनिकेशन का बादशाह बन गया। तो मैं मानता हूं कि खुद को प्रेजेंट करना सबसे ज्यादा टफ काम है। वो बच्चा अपने किताबों का खर्च खुद उठाता है। वो बच्चा आज खाना खाएगा या नहीं ये तय होगा कि वो कितनी सब्जी गांव से ले आकर उस बाजार में बेचेगा। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, और मैं फपक के रोना शुरू कर दिया। मैं खूब रोया। अपनी कहानी को इस तरीके से एक्सप्रेस करना ये बहुत बड़ा आर्ट। राजा को गुस्सा आ गया तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं, अमृत उपाध्याय सर। आप सभी भलीभांति जानते होंगे सर के बारे में, काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, उनकी हिंदी के फ़ैन होंगे। सर के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें 2005 से अपना करियर शुरू किया सर ने प्रभात खबर के साथ। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक मीडिया में काम करने के बाद एक आज जो आप देखते हैं मॉक इंटरव्यूज़ का चलन, ये मॉक इंटरव्यूज़ को 2016 में अमृत उपाध्याय सर ने ही शुरू किया था। तो सर आज हमारे साथ में है और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि आज हमारा जो विषय है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिर कम्युनिकेशन का, स्टोरी टेलिंग का क्या महत्व है आम इंसान की लाइफ में, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ में, बिजनेस प्रोफेशनल्स की लाइफ में, क्योंकि आपका इतना बड़ा अनुभव रहा है, इतना लंबा आपने मीडिया में पहले काम किया है। और मीडिया में तो स्टोरी टेलिंग सर मतलब बेसिक्स में ही आ जाता है एक तरह से, जो जर्नलिस्ट होते हैं जो। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारी जनता को, जो लोग हैं, जो आज हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बताइए कि आपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यूज़ किए, उसमें मीडिया में, आम जन की लाइफ में, ज़िंदगी में क्या महत्व देखा आपने स्टोरी टेलिंग का सर? देखिए, मैं आपको बीच बीच में करेक्ट भी करता रहूँगा और आपसे भी सवाल पूछता रहूँगा। तो इस सवाल के जवाब पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, उसके पहले कुछ करेक्शन करता हूँ मैं। मॉक इंटरव्यू का ये सेटअप मेरा पूरा किया हुआ है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मॉक इंटरव्यू पहले भी हुआ करते थे, कई सालों से चलते हैं जी। लेकिन इसको इस सेटअप में किया हुआ ये हमारा आइडिया था कि इसको पब्लिक के सामने ले आना है, और वो बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। आज की तारीख में आपको पता है सारे इंस्टीट्यूट मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर, लेकिन एक मेरा सवाल है जी। देखिए, मैं इतिहास गवाह है जैसा प्रोग्राम करता हूँ। मैंने स्टडी आईक्यू इस हिंदी चैनल एक स्टडी आईक्यू के भीतर शुरू किया, वर्टिकल, जो 1 मिलियन होने वाला है, और उसमें हिंदी के तमाम ऐसे प्रोग्राम हैं जो स्टोरी टेलिंग टाइप के ही हैं। लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ आपके प्रोग्राम में, तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति बिना किसी वीडियो के, बिना किसी इमेज के, बिना किसी एनिमेशन के जब आप स्टोरी बताते हैं तो एक इमेज बिल्ड हो जाती है। लगता है जैसे इंसान मूवी देख रहा है जी। पहले तो आप उस तकनीक के बारे में बताइए, उस राज के बारे में बताइए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जब से काम कर रहा हूँ मीडिया में, मुझे करीबन 7 साल से ज़्यादा मीडिया में काम करते हुए हो गए। 2016 से जब आपने मीडिया में काम करने के बाद में अपना यूपीएससी में मॉक इंटरव्यूज़ को शुरू किया, उस समय से मेरा करियर मीडिया में सर शुरू हुआ था। और उसके बाद से ही मैं लगातार जो मेंटोर्स रहे उनसे सीखते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तमाम सारे इंटरव्यूज़ किए और अच्छे लोगों के इंटरव्यूज़ किए। तो अलग अलग चैनल्स में काम करने के बाद मैंने ये सोचा कि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी अपने एक टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो रिसर्च हमारी होती है, क्योंकि मीडिया में तो आम जो जनता है जो स्टोरी टेलिंग करते हैं वीडियोस में, कई बार उस तरह की रिसर्च नहीं ला पाते हैं। लेकिन जो हम लोग रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारा उस तरह की चीज़ों को देखा है कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आप बता सकते हैं, फैक्ट्स को बता सकते हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है। तो ऐसे फैक्ट्स को आप जब बताते हैं तो उन्हें स्ट्रक्चर ऐसे किस तरह किया जाए कि वो एक कहानी लगे, वो एक सरल फॉर्मेट में आप उनको बता सकें, उनको सुनने में मज़ा आए और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिले। तो वो जो रिसर्च थी उसको स्ट्रक्चर किया, स्टोरी टेलिंग के कुछ टेक्निक्स उसमें लगाए और उसके बाद में ये प्रेजेंट करते हैं और आप लोगों को पसंद आता है। तो सर काफ़ी ज़्यादा, मुझे ही नहीं, लाखों लोगों को पसंद आता है और लाखों दर्शक देखते भी हैं। और आप जब जब शेयर करते हैं तो मैं तुरंत जाकर देख लेता हूँ। जैसे इंदिरा गांधी पर हमने भी प्रोग्राम किया, इमरजेंसी पर हमने प्रोग्राम किया, लेकिन आपने जो इंदिरा गांधी पर शो किया वो ऑसम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब पर। स्टोरी टेलिंग दुनिया में हर जगह, हर समय, हर मिनट आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये पूरी दुनिया ही कहानी है। हर इंसान के भीतर हम कहते हैं ना कि एक कहानी छिपी हुई है। वो कहानी जब बाहर आती है, हो सकता है आप ऑटो में चल रहे हो, आपको नहीं पता आपके बगल में एक कहानी साथ साथ चल रही है, और उस कहानी के बारे में जब आप जानते हैं आप हक्के बक्के रह जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है।
तो ये कहानियाँ पूरी दुनिया में बिखरी पड़ी हैं हमारे आसपास। हम बहुत लिमिटेड नॉलेज रखते हैं इन कहानियों के बारे में, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन बहुत कम लोगों के साथ होता है। जब हम इन कहानियों से रूबरू होते रहते हैं, हमें एक्सपोजर मिलता रहता है, और जब हम इसके एक माध्यम बन जाते हैं कि हम एक व्यक्ति की कहानी 10, 15, 20 लोगों को बताना शुरू करते हैं, किसी टेक्निकल आर्ट की ज़रूरत नहीं है, वहीं से हमारी स्टोरी टेलिंग का जो स्किल है वो डेवलप होने लगता है। और आज जितनी भी कहानियाँ दुनिया के स्तर पर आप देख रहे हैं, भले ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी हो या ऑस्कर विनिंग मूवी हो जी, या कोई नॉवेल हो या फिर कोई धारावाहिक हो, ये सब स्टोरी टेलिंग का ही पार्ट है। किसी ने इस कहानी को सुनाया है, दिखाया है, एक्सप्रेस किया है। इसको जो लोग स्ट्रक्चर करते हैं जी, वो स्टोरी टेलिंग के बादशाह हो जाते हैं, जैसे आप करते हैं। सर यूपीएससी का क्योंकि आपने काफ़ी आपका बड़ा अनुभव रहा है, कैंडिडेट्स के साथ में आपने खूब समय व्यतीत किया है और लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मॉक इंटरव्यूज़ में सर, या कहा जाए कि ऐसे राइटिंग जो एक पेपर होता है उसमें स्टोरी टेलिंग का कितना बड़ा महत्व होता है? देखिए, ऐसे राइटिंग तो सीधे सीधे अनदर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग ही है। जैसे हम कहानियाँ बताते हैं या लिखते हैं जी, या प्रोग्राम बनाते हैं, वो सब कुछ रैंडम नहीं होता। दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि उस पर काफ़ी तैयारी होती है, बिल्कुल, बहुत रिसर्च होता है, और उस रिसर्च को पूरे दिमाग में एक सिनॉप्सिस के तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तब जाकर आप इतनी लंबी कहानी को बिना फैक्ट्स चूके या फिर बिना उस इंटरेस्ट को छोड़े हुए, आप इंटरेस्ट को लास्ट तक बनाकर रखते हैं। स्टोरी टेलिंग आर्ट इसी मामले में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये फैक्ट शीट नहीं है, बल्कि सही आप बात है। लास्ट तक ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या आगे। आगे हुआ क्या? तो यूपीएससी में भी आप एसए के पेपर को खास तौर पर देखिए तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, उसके डायमेंशंस को इस तरह से जोड़ना होता है आपस में कि उसको पढ़ते हुए इंटरेस्ट बना रहे। आगे आप क्या लिखने वाले हैं ये भी परीक्षा कॉपी चेक करने वाले को इसकी जिज्ञासा भी बनी रहती है। तो वहाँ तो बहुत हद तक रिजेंबल करता है, बस एक्सप्रेशन का तरीका थोड़ा अलग है, वो बहुत फॉर्मल है, और स्टोरी टेलिंग इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। रही बात मॉक इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर मेरा अनुभव यही है, या फिर जितने दिग्गजों के साथ में बैठा, जो बड़े शिक्षक हैं, उनके बातचीत कुछ समझते हुए मुझे लगा कि उनका भी अनुभव यही रहता है कि ज़्यादातर जो उत्तर हैं वो फ्रेम्ड होते हैं। जैसे अपने बारे में कुछ बताइए, तो अपने बारे में कुछ बताइए का आप 90% देखेंगे कि एक ही तरीके का स्ट्रक्चर है जिस पर लोग अपने बारे में बताते हैं। और इस तरह के जितने सवाल हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, यूट्यूब्स पर फैले हुए हैं, उनके जवाब आपको कमोबेश एक जैसे मिलेंगे, क्योंकि ये पहले से तैयार किए गए। स्टोरी टेलिंग की नौबत तब आएगी जब रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, करेक्ट सर, और फिर वहाँ कुछ इनपुट डालने के लिए होगा। और इसकी संभावना यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू में कम होती है, क्योंकि कम ऐसे मौके होते हैं जब इस फॉर्मल सेटअप में कोई इनफॉर्मल तरीके से आपसे कुछ पूछ ले, कोई वार्तालाप। और आप देखेंगे जैसे ही कुछ इनफॉर्मल तरीके से पूछा गया कैंडिडेट से, वो तुरंत इनफॉर्मल वे में फिर स्टोरी टेलिंग के ही लाइन पर चला जाएगा। तो हालांकि तो अवॉइड करते हैं इसको, लेकिन हाँ, कहीं कहीं इसका उपयोग भी है और इसका प्रभाव भी बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। सर, इंटरव्यू की ही बात करें, यूपीएससी के अलावा जो बाकी इंटरव्यूज़ हैं, लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है कभी कभी। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब आपका इंटरव्यू सही नहीं चल रहा है, कहीं लैंग्वेज बैरियर आ गया, आप फंबल हो गए, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, ऐसी जगह पे अगर आपको इसमें क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ऐसी जगह पे वो शख्स जो इंटरव्यू दे रहा है, अगर वो स्टोरी टेलिंग का यूज़ करे अपने प्रेजेंटेशन में, तो क्या उस पर फ़र्क पड़ सकता है सामने वाले पे जो उसका इंटरव्यू ले रहा है? क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, और जिस तरह के हम अपने वीडियोस भी करते हैं, तो लोगों के साथ एक कनेक्शन बनता है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। इस पर आपकी क्या राय है सर? ये मौका जब भी किसी इंटरव्यू में जिसको भी मिल जाता है, जैसा मैंने कहा यूपीएससी के इंटरव्यू में भी ये मौके कम आते हैं, लेकिन जहाँ आ जाएंगे वहाँ कैंडिडेट फ़ायदे में होगा, क्योंकि वो उस फॉर्मल सेटअप से फिर बाहर निकलने का उसको मौका किसने दिया? इंटरव्यू बोर्ड ने दे दिया कि थोड़ा सा लीक से हटकर उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो उसको फ़ायदा मिलता है। हालांकि टेक्निकली इसको स्टोरी टेलिंग कहने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हाँ, हम क्योंकि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग में बड़ा गहरा रिश्ता है जी, एक दूसरे के काफ़ी करीब है। आप बारीक लाइन है, आपको पता नहीं चलेगा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर कब स्टोरी टेलर बन गया और एक अच्छा स्टोरी टेलर कब कम्युनिकेशन का बादशाह बन गया। तो इतना करीबी रिश्ता है कि कम्युनिकेशन का मौका तो सबके पास है,
और उस कहीं ना कहीं उस बारीक लाइन को क्रॉस करके स्टोरी टेलिंग वाले में जा सकता है। बिल्कुल, तो मतलब स्टोरी टेलिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है, और उसको अगर आप सीख लेते हैं एक स्किल के तौर पर, तो आपको काफ़ी आने वाले समय फ़ायदा हो सकता है। वो फ़ायदा इस तरह का भी नहीं है कि आप प्री प्लान्ड फ़ायदा हो, लेकिन अगर वो कंडीशन, जो सिचुएशन आपके सामने आ गई, जैसा कि आपने बताया, तो आप उसको भुना सकते हैं। हाँ। सर, एक और मेरा सवाल आ रहा है सामने, क्योंकि आपने इतना काम किया है मीडिया में भी, और कई न्यू कमर्स भी आपके सामने आए होंगे। कई बार लोग कैमरा के सामने आने में, अपनी वीडियो में अपनी बात रखने में खुलकर रख नहीं पाते हैं। नॉर्मली वो काफ़ी अच्छी बात कर लेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हो जाता है, उन्हें कुछ प्रेजेंट करना पड़ता है, तो वो रख नहीं पाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर, जो अपने जो उनका सोशल सर्कल होता है, जो उनके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स हैं, बॉसेस हैं, मैनेजर्स हैं, उनके सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरह से स्टोरी टेलिंग खोल सकता है, किस तरह से उनको ओपन अप कर सकता है? हर जगह आप देखिएगा कि ये कम्युनिकेशन के हिच ऑलमोस्ट 90% लोगों में है। जी जी। उसकी वजह यही है कि अब या तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे डिबेट शुरू से करते रहते हैं, उनको ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जो बच्चे एक्सपोजर इस तरह का नहीं हासिल करते हैं, उनको ये परेशानी ज़िंदगी भर बनी रहती है। और एक बार अगर आप शुरू में ही नहीं खुले, तो फिर जीवन भर ये हिच आपके सामने रहेगा और आप हमेशा हिचकिचाएंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपके मन में बैठा हुआ ये डर कि लोग क्या कहेंगे, और कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं। आप कई बार देखेंगे क्लासेस में भी बच्चे बैठे रहते हैं, वो उनके मन में 50 तरीके के सवाल हैं, लेकिन वो एक भी सवाल सिर्फ इसलिए नहीं कह पा रहा है कि उसके आसपास बैठे लोग कहीं उस पर हंसने न लगे। तो ये कम्युनिकेशन की एक बड़ी समस्या है। स्टोरी टेलिंग के मामले में इन लोगों को तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के लेवल पर आपको तैयार करना होगा। सही बात। मैं आपसे भी राज पूछूंगा कि आपने अभी अभी जो स्टोरी टेलिंग का एक कोर्स किया है शुरू, उसमें आप क्या क्या आजमाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जो शुरू से ही हम लोग सीखते आए हैं कि भाई आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस करना, बिल्कुल। किसी भी विषय पर बोलना, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें स्क्रिप्ट लिख के हाथ में उसके बाद बोलें, बल्कि आज दिन भर के एक्सपीरियंस को, जैसे मैं कहता हूँ लिखने की प्रैक्टिस होती है, तो लिखने की प्रैक्टिस में हम हमेशा कहते हैं कि क्या लिखना है, उससे पहले सीखना है कि लिखना है, कुछ भी लिखिए। बिल्कुल सही बात तो है सर। दिन भर आके अगर आप अनुभव को आप किसी से कहेंगे या किसी पर्टिकुलर घटना को कहेंगे कि इसको आप ठीक से लिखिए, एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आप इस तरह से लिखिए कि मैं समझ जाऊं या फिर कोई और समझ जाए। इसी का अभ्यास करते करते तो एक बढ़िया नॉवेल लिखने वाला तैयार हो जाता है। सही बात है सर। तो उसी तरीके से इसी का अगला चरण होगा कि जब आप अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करना सीख लेंगे, कम्युनिकेट करना सीख लेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा करने लगेंगे, तब फिर आप ये सोचेंगे कि इसको स्क्रिप्ट वाइज कैसे करें। मतलब ये कि इसका क्रम किस तरीके से रखें कि घटनाएं इस क्रम में आए कि अंत तक रुचि बनी रहे। करेक्ट। और ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं ही है, आराम से सीख सकते हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं हाल फिलहाल में ही जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं हमारे देश की, जो बड़ी शख्सियतें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को। अब मोदी जी के साथ में अगर आप देखें तो 2014 के बाद में एक स्टोरी का जुड़ना शुरू हुआ कि भाई एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। इस तरह की एक इमेज उनके साथ में जुड़ी, कि स्टोरी, एक कहानी गढ़ने लगी। शाहरुख खान के साथ हम देखते हैं सर कि दिल्ली से आया हुआ एक आउटसाइडर लड़का, उसने बॉलीवुड में जाके इस तरह का सक्सेस अपना किया, स्ट्रगल किया, उसके बाद में उसको जो सक्सेस मिली तो वो बॉलीवुड का किंग खान बन गया। तो ये जो स्टोरीज़ हैं, आपको क्या लगता है सर कि कितना ज़्यादा महत्व है इनका, कितना ज़्यादा ये इम्पैक्ट डालती हैं किसी एक बड़ी पर्सनैलिटी की शख्सियत पे, उसके उभार में, उसके एक अचानक एक सक्सेस जैसे हम देखते हैं किसी का, तो उसमें कितना बड़ा इनका इम्पैक्ट होता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप MS धोनी को देख लीजिए। MS धोनी को लेकर आज जितनी छवि बनी है, वो सोशल मीडिया के युग में हम अलग तरीके से अगर देखें, ठीक है, किसी ने स्टोरी बिल्ड नहीं किया, किसी ने IT सेल नहीं बनाया, लेकिन ये स्टोरी धीरे 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 कंक्लूड तो हो ही रही है, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जैसी इमेज गढ़ी गई, जैसा परसेप्शन क्रिएट किया गया, जैसी कहानी आई सामने, हम उसको उसी तरीके से देखने लगते हैं। तो उस व्यक्ति के उभार पर भी उसका असर पड़ता है। कई ऐसी भी कहानियां आपको दिखेंगी कि सोशल मीडिया में इनिशियल सपोर्ट इस तरीके का हुआ कि वो व्यक्ति बाद में एक बड़े फिगर में तब्दील हो गया। बिल्कुल सर। ठीक है। और दूसरा ये भी दिखता है कि जो बड़े लोग हैं, जो ऑलरेडी जिनके बारे में ठीक ठाक कहानियाँ आती रहती हैं, उनका एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने में होता है, या तो किया गया या फिर हुआ जी। लेकिन उससे उनकी ब्रांडिंग पर इतना असर पड़ा
उससे उनकी ब्रांडिंग इतनी मजबूत हुई कि उनका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। ठीक है, सडनली। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल में मैं अभी हाल फिलहाल में जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे धोनी आते हैं जी। अभी लास्ट मैच में मैंने देखा कि धोनी आए, विकेट सीएसके का ही गिरा था, 5-6 विकेट गिर चुके हैं, सीएसके हार रही है और विकेट गिरने पर इतनी खुशी है क्यों? क्योंकि धोनी आने वाले हैं, धोनी को एक नज़र देखना है लोगों को। क्यों? क्योंकि ये कहानियाँ लोगों के दिमाग में उनका व्यक्तित्व कहानी बनकर छपी हुई है और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से पहुँचते 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 हमारे दिमाग में कंक्लूड हो गया। बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मतलब सर ये स्टोरीज का किसी भी इंसान की एक इमेज को बिल्डअप करने में उसकी और उस इंसान में भी चेंजेस आते हैं। जैसे आप खुद सोचिए कि अगर वरुण जौहरी के बारे में एक कहानी गढ़ी गई है, दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, लोग आपको उस तरीके से देखते हैं, आप वैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे। सही बात है। आप जहां जाएंगे इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपके परसेप्शन से अलग जा रहा हो। बिल्कुल सर, है ना? करेक्ट सर। एक और कहानी से जुड़ा हुआ ही, स्टोरी टेलिंग से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था आपसे, कोई ऐसी कहानी आपकी लाइफ में अभी तक सामने आपके आई हो जिसने आपका एक परसेप्शन चेंज कर दिया, आपका नज़रिया चेंज कर दिया? आप किसी एक शख्स को पहले किसी तरह और से देखते थे, बाद में आपका नज़रिया उनके प्रति चेंज हो गया, आपको मोटिवेट किया हो, या कुछ ऐसी कहानी आपकी पर्सनल ज़िंदगी में कभी हुआ जब स्टोरी ने आपको चेंज कर दिया? ये सवाल टफ नहीं है लेकिन इसका जवाब टफ है। इसलिए टफ है क्योंकि वाकई जैसे आपने कहा जी, ऐसे इंसिडेंट्स तो होते हैं, लेकिन वैसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं तो उसमें से रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी घटना ने मेरे व्यक्तित्व पर अगर कोई असर डाला हो या मुझे चेंज किया हो, तो मैं अपनी ही से जुड़े एक घटना आपको बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब 5वीं क्लास के आसपास, बहुत कम उम्र थी और घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो बहुत छोटी उम्र में मैं पहली बार मार्केट गया अपने भैया के साथ। सब्ज़ी लाने डेली जाना होता था, शाम को एक काम होता है वहाँ कि सब्ज़ी लाने जाना है, तो मैं उसके लिए तैयार हो रहा था धीरे धीरे। तो पहली बार गया और पहली बार गया तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था और आदित्य नाम था उसका, तो मेरी बहुत अच्छी उससे बॉन्डिंग भी थी। वहाँ जाने पर मैंने अचानक से देखा कि वो लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में ही सब्ज़ी बेच रहा था गोला मार्केट में। आरा शहर में एक गोला मार्केट है, वहाँ पर सब्ज़ी बेच रहा था। तो मैंने दूर से उसको देखा और मैं भी बहुत छोटा था, तो इमोशनली मैं इतना हर्ट हुआ कि मेरी आंखें वहाँ से डबडबानी शुरू हो गई जी। और पूरे रास्ते जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो ये बात मैंने अपने भाई से शेयर नहीं की, लेकिन वो भरते 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 इतना भर चुका था कि मेरे फादर ने जैसे ही घर पहुँचने पर मेरी तरफ नज़र पड़ी उनकी, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, और मैं फपक के रोना शुरू कर दिया। मैं खूब रोया। फिर मेरे फादर ने मुझसे बातचीत की, मुझे समझाया और समझाते हुए उन्होंने ये बताया कि पूछा कुछ सवाल कि बेटा तुम्हारे फीस कौन भरता है? मैंने कहा कि आप भरते हैं। कॉपी किताब कौन ले आता है? मैंने बताया कि आप ले आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई कपड़े दशहरा, दीपावली, होली जैसे त्यौहार पे कौन ले आता है? जाकर मैं दिलवाता हूँ। तो ये सब पूछ रहे थे, मैं छोटा था तो समझ तो आ नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ये सब आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन वो बच्चा अपने स्कूल की फ़ीस खुद अर्न करके जमा कराता है, वो बच्चा अपने किताबों का खर्च खुद उठाता है, वो बच्चा आज खाना खाएगा या नहीं ये तय होगा कि वो कितनी सब्जी गांव से ले आकर उस बाज़ार में बेचेगा। बिल्कुल। तो मैंने अपने भीतर जो चेंजेस उस समय महसूस किए और आज तक मैं उस बात का ऋणी हूँ कि मुझे पहले वो लड़का दया का पात्र दिखा जी। मुझे अपने पापा से बात करने के बाद वो लड़का मुझसे कई गुना ऊंचा दिखाई पड़ा, कई गुना बड़ा दिखाई पड़ा। और फिर अगले दिन मेरे फादर ने इस बात को और पुख्ता करने के लिए, वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो मॉर्निंग वॉक पे मुझे लेकर गए और एक जगह शहर में ही, हर शहर में होता है मेरे ख्याल से, आजकल तो स्वच्छता अभियान के चलते कम हो गया है, कचरे का ढेर पड़ा होता था। बिल्कुल। वहाँ छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह 5 बजे के आसपास प्लास्टिक चुन रहे थे, तो उन्होंने वहाँ रोक कर मुझे बताया कि एक बार इन सबको देख लो। तुमने देखा? मुझे नहीं समझ आया। उन्होंने कहा कि बेटा अभी हम लोग लौटेंगे तो मम्मी तुम्हारी अच्छा नाश्ता देगी, मिल्क मिलेगा, तुम नखरे करोगे, तुम खाओगे नहीं,
ये बच्चे अभी सारा प्लास्टिक चुन के जब जाकर इसको किसी कबाड़ की दुकान पर बेचेंगे, तब जाकर उनको अठन्नी मिलेगी। ज़माना अठन्नी का हुआ करता था, बड़ा होता था अठन्नी उस समय। तो उसके बाद इनके एक टाइम के नाश्ते या खाने का जुगाड़ हो पाएगा। फिर मुझे ज़िंदगी के संघर्ष की ये कहानी समझ में आई, और मेरे फादर खुद उपन्यासकार थे और बड़े राइटर थे, तो उनको स्टोरी टेलिंग में महारत हासिल थी। वो धर्मयुग और श्रीवर्षा जैसे उसमें जर्नलिस्ट रहे, लीड जर्नलिस्ट रहे, जेपी मूवमेंट में रहे, तो वो उनका बहुत बड़ा दायरा, उनकी समझ बहुत बड़ी थी। लेकिन उनकी एक सीख ने मुझे आज तक इस बात के लिए तैयार किया कि मैं, अगर आप बोल रहे हैं चेंजेस के बारे में, तो मैं बताऊं आपको कि उस एक बात ने मुझे ज़िंदगी भर आज तक, आज मेरे फादर नहीं, मैं 12 साल का था तब नहीं रहे, और तब से अब तक ये एक सीख मेरे भीतर ही इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आई कि आज मैं इस बात से मुक्त हूं कि लोग क्या कहेंगे। अगर परिवार चलाने के लिए रिक्शा भी चलाना पड़े तो ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी। करेक्ट। तो ये इंसान के भीतर इतना बड़ा चेंज एक कहानी लेकर आ सकती है, और हर इंसान के आसपास कोई ना कोई एक ऐसी कहानी है जिसने उसको बदला है। बिल्कुल सर, कहानियाँ लोगों की ज़िंदगियाँ बदल ही देती हैं, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। अपनी कहानी कहना शुरू करिए, अपनी बात कहना शुरू करिए, और कई चीज़ें आपके लिए उसके बाद आसान होती जाती है। बिल्कुल। अब आप बताइए कि क्या करने वाले हैं आप अपने स्टोरी टेलिंग कोर्स? बिल्कुल सर, आपने जैसे कि पूछा है तो हम आपको बता दें सर, ये जो आपने बात कही कि आप इसी तरह से सीखेंगे कि आप बस लिखिए, आपको सोचना नहीं है कि क्या लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है। मैं आपको बता दूं सर, हमने जो कोर्स पूरा बनाया है उसमें जितने भी एस्पेक्ट होते हैं स्टोरी टेलिंग के, मतलब आप शुरू से मान लीजिए एक टॉपिक सिलेक्शन से लेके टारगेट ऑडियंस, उसके बाद में आप प्री इन्वॉल्वमेंट इन योर स्टोरी, आपका इन्वॉल्वमेंट आपकी स्टोरी में होना बहुत ज़रूरी है। जो आप चीज़ कहने वाले हैं, मैटर नहीं करता कि आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, या आप स्पीच देने वाले हैं स्टेज पे खड़े होकर, या फिर आप अपनी वीडियो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस बनाने वाले हैं। टारगेट ऑडियंस को पता होना, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर डिटैच हो गई किसी पॉइंट पर आके, आपने वहाँ पे वो जो हम आगे क्लासेस में बताएंगे कि किस तरह से उसे कनेक्ट रखना है, अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है आपकी इतनी मेहनत का। दूसरी बात, इसके अलावा जो नरेशन है, नरेशन करते समय सर बहुत सारी चीज़ों का कॉन्फिडेंस लेवल एक तो होता है, उसके अलावा इंटरप्शंस, ब्रेक्स, पॉजेज, फंबल्स, फिगर्स, डेटा, इन्हें कैसे डील करना है ये भी बताएंगे उसमें। साथ में, क्योंकि जो बहुत इनिशियल स्टेज पे आपने कहा कि जिन्हें बोलना ही जो नहीं जानते, जो मेरा भी सवाल था कि जो लोग शुरू ही नहीं कर पाते हैं तो वो कैसे करें, इसके लिए हमने एक सर एक्सरसाइज कराई। पहली ही क्लास में हमने एक एक्सरसाइज करवाई है बच्चों से, और वो ये है कि भाई आपको आज ही के दिन कोर्स आपका शुरू हुआ है, लेकिन आपको एक स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी अगर मैं उन्हें कहता महात्मा गांधी पे, नरेंद्र मोदी पे, अब्राहम लिंकन पे, किसी पे स्टोरी लिखिए, उसके लिए पहले उन्हें रिसर्च करना पड़ता, उसके बारे में खुद समझना पड़ता, प्री इन्वॉल्वमेंट पहले उनकी लाइफ में देना पड़ता, फिर जाके वो उसके लिए लिखते। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि आप अपनी लाइफ की एक टाइम फ्रेम उठा लीजिए, एक टाइम पीरियड उठा लीजिए, चाहे पिछले 1 साल का ले लीजिए, उसकी अपनी खुद की स्टोरी लिखिए, क्योंकि आपसे बेस्ट रिसर्चर आपका खुद का कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरी लिखने के लिए, सुनने के लिए, समझाने के लिए लोगों को आप आए हैं यहाँ पे, अपना कोर्स आपने लिया है, तो आप क्या करिए कि ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जो आप लिखेंगे, गलतियाँ होंगी भले ही उसमें, लेकिन हर क्लास के साथ उसको आप चेंज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास एक आपकी खुद की स्टोरी होगी जो आप दुनिया के सामने कहीं भी कभी भी कम से कम बता तो सकते हैं, क्योंकि आदमी कभी भी सर किसी से मिलता है सबसे पहले खुद को ही तो बताता है, सबसे पहले खुद को तो प्रेजेंट करता है अपने किसी प्रोडक्ट, अपनी किसी कहानी के अलावा। बिल्कुल। तो आप अगर खुद को सही से प्रेजेंट करना सीख गए तो लाइफ में सर सक्सेस बिल्कुल मिल सकती है इंसान। हाँ, खुद को प्रेजेंट करना सीख गए तो आप कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी बात है। मैं मानता हूँ कि खुद को प्रेजेंट करना सबसे ज़्यादा टफ काम है जी, जो इनिशियल लेवल पर ही आप बता रहे हैं सिखाने के लिए। दुनिया में आप दूसरों के बारे में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब बात अपने पर आएगी तो आपकी स्थिति उस डॉक्टर वाली हो जाएगी जो अपने घर के मरीज का जब सर्जरी करने जाएगा तो उसके हाथ कांपेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेब सीरीज़ वगैरह देखते ही होंगे जी। तो आप जब कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, कोई धारावाहिक देखते हैं, देखते देखते आप एक परसेप्शन क्रिएट करने लगते हैं, गढ़ने लगते हैं। वो परसेप्शन दरअसल वो स्टोरी टेलर ने ही आपके दिमाग में डाला है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो जैसे आप परसेप्शन बिल्ड करना चाहता है हर कैरेक्टर का, वो उसी तरीके से कर रहा है और आप उसी तरीके से उसको सोच रहे हैं। जी।
तो खुद के बारे में अपना परसेप्शन बड़ा मुश्किल होता है। एक मूवी मैंने देखी थी अभी हाल में, तुलसीदास करके एक मूवी है जी स्नूकर के एक प्लेयर पे है, एक बच्चे की कहानी है जी। तो ऐसे ही रैंडमली मैं देखने लगा, और बहुत नोन नहीं है इस तरीके की मूवी, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। तो उस कहानी में एक छोटा बच्चा है, वो अपने फादर के साथ क्लब जाता है और वहाँ स्नूकर खेला करता है, देखा करता है। उसके फादर थोड़े चैम्पियन किस्म के आदमी हैं, बट एडिक्टेड हैं अल्कोहल के, और हर फाइनल में वो हार जाते हैं क्योंकि जो ओपोनेंट है वो उनको लेकर जाते हैं ब्रेक में और उनको ड्रिंक दिख जाती है, वो पी लेते हैं और फिर हार जाते हैं। उस बच्चे पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और 1-2 साल बाद उसको लगता है कि यही उसका सपना है कि इस क्लब में उसके फादर का नाम लिखा जाए, और टाइटल दोनों का तुलसीदास टाइटल है बेसिकली। तो वो सीखने की जुगत करता है। उसका जो बड़ा भाई है वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड है, बट अपने छोटे भाई को सपोर्ट करता है। तो वो उसको लेके जाता है कि क्रिकेट सिखाना चाहता है ताकि कल को वो बैटिंग कर सके, और उसको फिर गोल्फ खिलाना चाहता है, लेकिन उसका मन कहीं लगता नहीं है। वो अल्टीमेटली कहता है कि भाई खेलना हमको यही है, स्नूकर ही खेलना है। तो वो एक जगह लेके जाता है पुरानी सी बस्ती में, वहाँ नेशनल लेवल का एक व्यक्ति बैठा है और वहाँ लेकर उसको वो पहुँचता है, और वो किसी से बात नहीं करता, रूड है बिल्कुल। उठता है, खेलता है, पान खाता है, फिर 1 घंटा के लिए सो जाता है, फिर उठता है, फिर खेलता है, फिर पान खाता है, 1 घंटे के लिए सो जाता है। यही चलते रहता है, वो लगातार जाते रहता है और उसको मौका नहीं मिलता, और अल्टीमेटली फिर वो उसको सिखाने पर तैयार होता है। तो पता चलता है कि वो जो सो रहा है वो बेसिकली कंसंट्रेशन को, उसमें टेक्निकली बताया गया है कि आइज़ जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, लाइट पड़ती है तो क्या होता है, तो उसका बड़ा टेक्निकली उसको बताया गया है। फिर वो बच्चा एक दिन खेलते 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 अगले साल के फाइनल में उसी व्यक्ति को हराता है जिसने उसके फादर को लगातार हराया है, और वो वहाँ चैम्पियन बन जाता है। फिर मैंने जब सर्च किया तो ये किसी महान प्लेयर की कहानी नहीं थी, बल्कि उस फिल्म के डायरेक्टर की अपनी कहानी थी। क्या बात है। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि मैंने जब सर्च किया और मैंने देखा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि अपनी कहानी को इस तरीके से एक्सप्रेस करना ये बहुत बड़ा आर्ट है। और ये अल्टीमेट मूवी थी मेरे लिए, क्योंकि दूसरों की कहानी को बताना बहुत आसान काम है। सही बात है। अपनी कहानी को इतने कसे हुए अंदाज में बताना, एक्सप्रेस करना, फिल्माना, डायरेक्टर भी खुद, राइटर भी खुद, अल्टीमेट बात है। तो इसलिए ये जो अपना वाला है ना, अगर आप जो सिखा रहे हैं जी, अगर ये सिखा रहे हैं कि भाई अपने बारे में कुछ बताइए, और धीरे धीरे इसी पर आपने अगर उसको मास्टर कर दिया तो वो उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल सर, उम्मीद यही है कि इसी तरह की जो एक्सरसाइज है इनको करा के बाकी, क्योंकि गलतियां आपने बिल्कुल कहा कि अपने बारे में लिखना बहुत ही ज़्यादा टफ है, अपने बारे में कहानी कहना बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन उसमें जो भी गलतियां होंगी तो अगर वो सुधारते जाएं क्लासेस के साथ में, एट द एंड कम एटलीस्ट उनके पास में अपनी एक स्टोरी होगी जिसको वो उसके अलावा भी वो दुनिया की कोई भी स्टोरी कह सकते हैं, बात करना सीख सकते हैं। तो ये एक मोटिव है सर। एक कहानी सर मैं भी आपको इस तरह की सुनाना चाहूँगा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल रहा है उसके लिए। मतलब आप ये देखिए कि मोरल वैल्यूज़, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, कभी कभी बचपन में हम सभी ने सर ये देखा है कि कुछ कहानियाँ आती हैं लघु कथाएँ करके, न्यूज़पेपर में चलता था। उसके बाद में एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक राजा था, उसको पता चला अपनी प्रजा में कि एक व्यक्ति है जो कि उसके बारे में एक खबर है, अगर उसका कोई सुबह मुंह देख ले तो उसको, उस व्यक्ति को दिन भर खाना नहीं मिलता। अच्छा। अगर उस शख्स का कोई मुंह देख ले तो प्रजा में किसी को दिन भर खाना नहीं मिलता है। राजा को आशंका हुई तो उसने इस व्यक्ति को अपने महल में बुलाया, अपने ही कमरे में सुलाया। सुबह उठा, अगले दिन उसका मुंह देख के ही निकला था। अब उस दिन राजा की व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी, वो इतना बिजी था उस दिन उसका स्केड्यूल, के दिन भर हो गया, शाम आ गई और वो खाना नहीं खा पाया। राजा को गुस्सा आ गया तो राजा को जो गुस्सा आया तो सर उसने क्या किया कि मंत्री को कहा कि अगले ही दिन इसको भाई फांसी दे दो। अंतिम इच्छा पूछी गई व्यक्ति की कि भाई व्यक्त कीजिए अपनी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि राजन, मेरा मुंह देखकर आपको खाना नहीं मिला, लेकिन आपका मुंह देखकर मुझे आज मौत मिलने वाली है। गुड। तो इससे राजा को एक बहुत ही अपना, उसको घृणित खुद में फील हुआ, बहुत ही ऐसा इंसल्टिंग उसको फील हुआ। उसको एक संत का जो वाणी थी वो याद आई कि बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बिल्कुल। तो सर वैल्यूज़ को स्टोरी हमें कैसे सिखाती आ रही है बचपन से, तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और बस हम अपने कोर्स के माध्यम से यही करना चाहते हैं सर, कि लोगों को समझ में आए कि अपनी कहानी को कैसे कहना है, अपनी बात को कैसे रखना है, क्योंकि बात को कहने से, लोगों के साथ कनेक्ट करने से आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। कई सारे दरवाजे जो बंद हैं वो खुल सकते हैं। बिल्कुल। तो सर कुछ कोर्स के बारे में आप जो कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? कोर्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी अभी वरुण ने एक कहानी सुनाई, और उस कहानी में आपने देखा होगा कि मेरा इंटरेस्ट का लेवल ये था कि मैं बहुत इस तरीके से सुन रहा था कि अच्छा आगे क्या हुआ, ठीक है। और वो अंत में जब आया कि जी, उसने कहा कि भाई आपको मेरा मुंह देखने से तो आपको खाना नहीं मिला, आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिल रही है। ये कहानी के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने तक की जो जिज्ञासा बनी रहती है, जो उत्सुकता बनी रहती है, वो कला आपने अपने आप में बहुत माहिर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जब इतने माहिर व्यक्ति से कुछ सीखने का मौका मिले तो उसको जल्दी से लपक लेना चाहिए। बल्कि आप इस कोर्स का एक्सेस मुझे भी दीजिएगा, मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा इसमें। हमारा सौभाग्य होगा सर ये। आप लोग निश्चिंत होकर, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जी, कि कुछ कहना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, कहानी बोलना चाहते हैं। स्टोरी टेलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बोलना, सही बात, स्टोरी टेलिंग में लिखना भी शामिल है। बिल्कुल। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे और वैसा लिखेंगे। तो दरअसल इस तरह के कोर्सेज कहने को तो स्टोरी टेलिंग है, लेकिन ये आपको कहना नहीं सिखाते बल्कि सोचना सिखाते हैं। और सोचना ही बेसिक बात है जहाँ पर आपको वर्कआउट करना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसा आप सोचने लगते हैं वैसा फिर आप एक्सप्रेस करने लगते हैं। तो आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी थैंक यू सो मच। इस कोशिश को भी बहुत शुभकामना कि आपने इतना बड़ा काम शुरू किया है। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जब मैं ही सीखने के लिए तत्पर हूँ इनसे, तो आप लोग बिल्कुल सीखिए और एक अच्छे स्टोरी टेलर बनिए। दूसरी बात कि स्टोरी टेलिंग के लिए ये भी दिमाग में रख कर मत चलिए कि ये कोई ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद अनुराग कश्यप आपको बुलाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। और आप कहीं किसी नॉवेलिस्ट के तौर पे जाने जाएंगे। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कीजिए कि ये पक्ष हमेशा मजबूत होना ही चाहिए इंसान का, क्योंकि जीवन भर काम आने वाला है, हर दिन काम आने वाला है, हर दिन आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। बहुत सही बात बोली सर आपने, पूरी ज़िंदगी भर आपके ये काम आएगा। और आप लोग अपने लाइफ में जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलेंगे, आपकी जो ग्रोथ है, जो सक्सेस जिसके आप हकदार हैं, वो आपको मिल सकती है। कभी भी अगर ये मौका बना, आपको अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलता है, या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, बिजनेस इन्फ्लुएंसर हैं, बिजनेस स्टोरी टेलर हैं, अपनी पिच करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोर्स। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चलते चलते मैं एक और सवाल जी पूछ सर, लेता बिल्कुल। हूं। ये जो आप हाथ में पन्ने रखते हैं, देखते तो हैं नहीं उस तरफ, तो उन पन्नों का करते क्या है? मैंने कई एपिसोड्स में देखा जी कि जितने देर के लिए आप पलक झपकाते हैं उसमें तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इतनी लंबी कहानी, 40 साल की कहानियों को, एक व्यक्ति के अगर 40 साल की 30 साल की जर्नी को आप सफ़र को तय करते हैं एक कहानी में, तो इतना याद कैसे रखते हैं? सर ये एक स्टेप जो हमारी क्लास भी है इसके ऊपर, मेरा मानना है शायद 4th क्लास हमारी यही है कि प्री इन्वॉल्वमेंट इन योर स्टोरी। इसमें हम यही बताने वाले हैं कि आखिर इतना लंबा जो आप पेजेस होते हैं, पन्ने होते हैं मेरे पास, तो आप कहीं भी अपनी स्टोरी कहेंगे तो उसके कहने के पहले वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि मैं ये कह सकता हूँ, मुझे याद रहेगा इतना, वो फिगर्स, वो नाम, डेट्स, हुआ क्या था, इंसिडेंट, घटनाएं क्या थी, तो उनके लिए ज़रूरी है प्री इन्वॉल्वमेंट इन योर स्टोरी। तो वो भी इसमें सिखाने वाले हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।